my dear students, once again welcome back to my channel and I hope you all are doing fine. So इस वीडियो के अंदर जो है हम ब्लॉक 2 को आगे डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो हमारा ब्लॉक 2 है उसके यूनिट 1 और 2 को कवर किया था और आज अभी इस वीडियो में मैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को कवर करने वाली हूँ. सो अगर आपने यूनिट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. वहां से जाके आप यूनिट 1 एंड 2 को देख सकते हैं और उससे पहले जो मैंने ब्लॉक 1 का वीडियो बनाया था वो भी आपको जरूर देखना चाहिए. सो गाइज यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे यूनिट जो 3 है आपकी वो है कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडियन सोसाइटी. भारतीय समाज के अंदर जो हमें कल्चर देखने के लिए मिलता है ना, विभिन्न तरीके का जो कल्चर देखने के लिए मिलता है उसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ते हैं. और वही जो हमारी यूनिट 4 है उसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ यूनिट नंबर 3 पे हमें जाना है. जस्ट अ मिनट, इसको मैं ढूंढ लूँ, अभी तो फर्स्ट ही है एंड इसको नीचे पूरा स्क्रॉल करूंगी. इसका जो पीडीएफ है ये मैंने अपलोड करवा दिया है हमारी वेबसाइट पे. आप लोग वहां से ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए. ओके, सो यहाँ पे हम इसको शुरू करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो रिचनेस है, इंडिया के अंदर कल्चर का जो रिचनेस हमें देखने के लिए मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. So India is known for its extraordinary cultural diversity and heritage. तो इंडिया तो वैसे भी जाना जाता है अपने कल्चर और अपने हेरिटेज के लिए, वो भी extraordinary culture, ठीक है, with numerous religions, languages, traditions and festivals. It reflects a unique blend of ancient and modern influences. तो हमें हमारे इंडिया में ancient और modern दोनों का influence देखने के लिए मिलता है. Each region in India has its own customs, food, clothing, music and art forms, adding to country's vibrant mosaic. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी हमारा रीजन है, हर एक रीजन का अपना कस्टम है, उनकी फूड हैबिट्स हैं, उनकी क्लोथिंग अलग है, उनका म्यूजिक अलग है, उनके अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं. और हमारे इंडिया में विभिन्न रिलीजन हैं जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म. ये सारे रिलीजन जो है, सारे के सारे रिलीजन एक साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं. Showcasing unity in diversity, India's cultural richness is also like evident in its architecture, literature, classical and folk dances and festivals like Diwali, Eid, Christmas, बैसाखी and पोंगल हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं. तो यहाँ पे जो है हमने क्या समझा है, यहाँ पे हम समझ रहे हैं इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में. सो दिस डाइवर्सिटी नॉट ओनली एनरिचेस इंडियन सोसाइटी बट ऑल्सो प्रमोट्स वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी है इससे हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में वैल्यूज आती हैं, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसी वैल्यूज आती हैं. इट इज अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड एंड अ सिंबल ऑफ इंडियाज यूनिटी डिस्पाइट डिफरेंसेस. तो इस तरीके से जब आपका इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप जो है इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में हमें कैसे कल्चरल प्लूरलिज्म देखने के लिए मिलता है. ठीक है, सो कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर्स. इसका क्या मतलब है कि जो अलग अलग जो कल्चर्स है ना वो सारे के सारे एक साथ क्या करते हैं, इंडिया में को एग्जिस्ट करते हैं. अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन, ट्रेडिशन सब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं इन अ सिंगल नेशन. इंडिया इज अ होम टू अ वेराइटी ऑफ एथनिक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज. हमें हमारे देश में अलग अलग जो है एथनिक ग्रुप्स देखने के लिए मिलते हैं, कम्युनिटीज देखने के लिए मिलती हैं, ईच विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ yet all contributing to a shared national identity. रिलीजियस प्लूरलिज्म भी हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें हमें हमारे देश में हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म जैसे धर्म देखने के लिए मिलते हैं. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है. हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हैं हमारे देश में. सो इसी को हम कहते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म, कि जो हमारे देश में हमें क्या क्या विभिन्नता हमारे कल्चर में देखने के लिए मिलती है. डिस्पाइट डिफरेंसेस इन कस्टम, फेस्टिवल, फूड, ड्रेस एंड बिलीफ, इंडिया मेंटेन्स सोशल हार्मनी. तो हम क्या देखते हैं, भले ही लोगों का फूड अलग है, फेस्टिवल्स अलग हैं, ड्रेसेस अलग हैं, बट फिर भी हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो एक साथ हार्मनी में रहते हैं.
यूनिटी थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, और यहाँ पे जो लोग हैं उनमें एकता है। कल्चरल प्लूरलिज्म हैज एनरिच्ड इंडियाज डेमोक्रेसी एंड मेड इट अ वाइब्रेंट इंक्लूसिव सोसाइटी। तो इंडिया जो है अब हमारी एक वाइब्रेंट सोसाइटी बन चुकी है जिसके अंदर हर किसी को इंक्लूड किया जाता है। तो दिस डाइवर्सिटी नॉट जस्ट एक्सेप्टेड बट सेलिब्रेटेड। तो हम इस चीज पे ना खुशी मनाते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। फिर हम यहाँ पे समझेंगे कल्चरल प्लूरलिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय जो हमारा संविधान है वो कैसे कल्चर का जो ये प्लूरलिज्म हमें देखने के लिए मिलता है उसको प्रमोट करता है। तो हमारा जो संविधान है वो इस प्लूरलिज्म को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इंडिया जो है वो एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मीनिंग इट गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम टू ऑल रिलीजन एंड कल्चरल ग्रुप्स। जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं, धर्म होते हैं हमारे देश में, सबको बराबर का जो है अधिकार है, सबको आज़ादी है, सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वेलिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारे एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर क्या आता है, आपके हमारे कल्चर वाले जो राइट्स हैं उसमें हमारा क्या आता है कि जो माइनॉरिटीज जो होती हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है, जिन लोगों की, जिसमें आपके सिख आ जाते हैं, है ना, मुस्लिम्स आ जाते हैं, माइनॉरिटीज जो भी हमारे देश में कम्युनिटीज है माइनॉरिटी वाली, उन्हें अधिकार है कि वो अपनी भाषा को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी वो खोल सकते हैं। सो ये सारे जो प्रोविजंस है, इससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इंश्योर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सभी लोग एक साथ रहें मिलजुल कर, जो कम्युनिटीज हैं। और यहाँ पे एक आइडिया जो आता है कि रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, आपके पास राइट है प्रिजर्व करने का, सेलिब्रेट करने का, जो भी आपकी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है उसको। अब अगर आप किसी भी कल्चरल प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि अगर आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आपको विभिन्नता देखने के लिए मिलती है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। So living in a culturally pluralistic society like India offers richness and diversity, but it also comes with several challenges. तो हमें यहाँ पे diversity, richness देखने के लिए मिलती है, पर कई सारे challenges भी देखने के लिए मिलते हैं। चैलेंजेस में जैसे कि सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो क्या आता है, रिलीजियस और कम्युनल टेंशंस हो जाती हैं, क्योंकि जब विभिन्न तरीके के लोग एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वायलेंस हो जाता है, कम्युनल रायट्स हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप भी बन जाता है। और हमारे देश में हमें कास्ट सिस्टम तो देखने के लिए मिलता ही है जो आज भी विद्यमान है हमारे देश में। उसके बाद हमें रीजनलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी देखने के लिए मिलती है, यानी कि जब भी हमारी जो सरकार होती है ना, वो क्या करती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो करते हैं, लोगों को जाति के नाम पे एकजुट करना, धर्म के नाम पर एकजुट करना, डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि अगर हमें मतलब एक नेशनल यूनिटी बना के चलना है तो बैलेंस बनाने में थोड़े से इश्यूज आते हैं। देश की एकता के लिए कभी कभी ये जो डाइवर्सिटी जो होती है, कभी कभी ये देश की एकता के लिए खतरा सा बन जाती है। ठीक है, फिर हमारी यूनिट 4 है जिसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि अभी की जो हमारी, हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि अभी की तो हमारी नीड्स पूरी हो ही हो, साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी भी जरूरतें पूरी होती रहें। यानी कि जो भी हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों का हमें गाइस सावधानी पूर्वक यूज करना है, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहें, उन्हें हमें पॉल्यूट नहीं करना है। एक तरीके का हमें बैलेंस बना के चलना है, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में और सोशल वेलबींग में, इन सब में हमें एक बैलेंस बना के चलना है। यहाँ पे जो है आपके की फीचर्स क्या रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है मेनली 3 चीजों की बात करता है। वो बात करता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ की, और तीसरा सोशल इक्विटी की वो बात करता है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम ओवर यूज होने से बचाएं, हमारे रिसोर्सेज जो डिस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज के डिस्ट्रक्शन को हम कम करें, क्लाइमेट चेंज के जो भी मतलब इश्यूज हैं उन्हें हम सॉल्व करें,
जो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है उसकी प्रॉब्लम के हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं और लॉन्ग टर्म पीस, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को हमें प्रमोट करना है। जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे 17 गोल्स हैं, जैसे कि उसका पहला गोल है नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करना, दूसरा गोल है जीरो हंगर, ठीक है। तो इस तरीके के उसके गोल्स हैं जिसमें वो क्लीन एनर्जी, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन, इन सारी चीजों की बात करते हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं कि उसमें से जो आपके 17 गोल्स हैं वो कौन कौन से 17 गोल्स हैं, आपको वो पता होने चाहिए गाइस, क्योंकि एज अ स्टूडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन वैल्यूज पे काम करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल पॉलिसी बना देना, टेक्नोलॉजी बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके अंदर हमें कोर ह्यूमन वैल्यूज देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी वैल्यू उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसमें हमें नेचर के लिए रिस्पेक्ट देखने के लिए मिलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने नेचुरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस और इक्विटी के बारे में हमें उससे पता चलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भी हमारे गोल्स हैं वो गोल्स ऐसे हैं कि हर किसी को अपॉर्चुनिटीज मिले, जो लोग पुअर और मार्जिनलाइज्ड हैं वो कभी भी हाशिए पर फील ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सीखने के लिए मिलती है, इंटरडिपेंडेंस हमें देखने के लिए मिलती है, कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो वर्किंग टुगेदर अक्रॉस कल्चर, गवर्नमेंट, जनरेशंस टू फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशन टू द ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो गाइस देखो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे ग्लोब की है, जैसे कि अगर मैं बोलूं क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है, टेररिज्म जो है पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड के जो विभिन्न देश हैं उन सभी को एकजुट होना पड़ता है, तभी वो ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पीस को भी प्रमोट करता है और जो है गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल करता है कि जो सरकार है वो नागरिकों के लिए निर्णय ले। ठीक है, इसके बाद आप लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे कि दीज वैल्यूज हेल्प बिल्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड वेयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल केयर एंड सोशल वेलबींग गो हैंड इन हैंड। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर की टू नर्चरिंग दीज वैल्यूज इन फ्यूचर जनरेशंस। तो यहाँ पे एजुकेशन और लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन के अंदर हम इन वैल्यूज को डाल सकें। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा होगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा तो आपको वहां पे ही अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे भी जो है हम अपलोड करते हैं पीडीएफ वगैरह जो भी आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके।